अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आशा सदीका। आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम लोग कर रहे थे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स DSM 5 में से। तो उसके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के क्लस्टर में हमारा सेकंड डिसऑर्डर जो है वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। तो DSM 5 बेस्ड हमने इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लिया था। तो हम अब फर्दर देखते हैं। तो अब आगे है प्रिवलेंस जो है ये ज़्यादा US कम्युनिटी में ही पाया गया है अमंग गर्ल्स इन अ स्मॉल US कम्युनिटी। प्रिवलेंस जो है वो है 1.5%। प्रिवलेंस अक्रॉस जेंडर्स इन डैट 1.6% जो है मेल्स में और 1.4% जो है फीमेल्स में। ये जो है ये रेयर है डिसऑर्डर, ये ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन ये मूवीज़ जैसे कि मैंने पिछले भी बताया, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़, चाइनीज़, इटालियन, इस तरह की मूवीज़ में काफ़ी देखने को मिलता है ये डिसऑर्डर। और इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि इसको डायग्नोस करना, क्योंकि इसको डायग्नोस करते हुए जो से डायग्नोस्टिक डिफरेंशिएट डायग्नोसिस है वो बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, शिज़ोफ्रेनिया को लेके और बाकी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को लेके, और ये सब कुछ करके इस वजह से इसको रेयर माना जाता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सारे आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। इन्वायरमेंटली भी ये हो जाता है, लाइक के इंटरपर्सनल फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़। अगर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ दिया जा रहा है उस बंदे को, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक सो क्या मुझे ऐसे मूवी बताने, मेरा ख्याल है उस इंग्लिश मूवी का नाम स्प्लिट टी है। तो वो मूवी बताई थी, उसमें उस बंदी के पास मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। उनमें से एक पर्सनैलिटी होती है कि उसको अब्यूज़ किया जाता है। वो एक किसी जू में काम करता है, एक वर्क बॉय के तौर पे, क्लीन बॉय के तौर पे। तो वहाँ पे उसको अब्यूज़ किया जाता है और उसको सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो एक और डेंजरस सी, मैनिक और पैथेटिक सी पर्सनैलिटी जनरेट कर लेता है। ठीक है। तो इसी तरह अगर किसी भी बंदे को फिज़िकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है तो वो अपनी डिफेंसिव एक पर्सनैलिटी, डिफेंस के तौर पे एक मजबूत सी पर्सनैलिटी को कर लेगा। और ये ज़्यादा पर्सनैलिटी सेकंड जनरेट तब होती है जब हम अपनी फ़र्स्ट पर्सनैलिटी को हेट करते हैं। ठीक है। और हम अपनी फ़र्स्ट पर्सनैलिटी को कंपनसेट करना चाहते हैं, तो फिर उसके नतीजे में हमारा जो सब ब्रेन है वो स्प्लिट कर जाता है सेकंड मेमोरी को लेके। उसके अलावा प्रिवलेंस अब्यूज़ एंड निगलेक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूरोप अमंग दोज विद द डिसऑर्डर इज़ अबाउट 90% है। चाइल्डहुड अब्यूज़ भी इसमें बहुत आता है कि जिसको बचपन में अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो गए हों जो आपके जहन में बहुत गहरा कर गए हों, जिसके डीप इन द हार्ट, जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ। उसमें क्या था, उस बच्ची के सामने उस बच्ची की ट्विन सिस्टर को मारा जाता है, उसके पेरेंट्स को मारा जाता है। फिर उस बच्ची में ये गिल्ट आ जाता है और एक शैडो क्रिएट हो जाता है कि मेरे और मेरी बहन जो सी थी वो ट्विन थी, मैं ज़िंदा हूँ, वो ज़िंदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो वो छुप गई कि मैं छुपूंगी तुम ढूंढो। तो ये गिल्ट था उसके अंदर, जिसकी वजह से फिर उसने अपनी ही बहन की, वो हैनबिंग थी और उसने हैंसू जो उसकी बहन थी उसकी पर्सनैलिटी अपने अंदर ही रख ली। जनरेट हो गई उसकी एक स्प्लिट सेकंड पर्सनैलिटी और स्प्लिट पर्सनैलिटी जो उसकी बहन की उसने अपने अंदर जनरेट की थी। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हमें ज़्यादा डायग्नोस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आती हैं क्योंकि ये दूसरों के साथ मिस हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन लिखा हुआ साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी 5 नंबर पे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। हमें इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में से भी स्पेसिफाई करना होता है कि कहीं ये रियलाइजेशन या पर्सनलाइजेशन का तो केस नहीं है। रियलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन को, डिसोसिएटिव अमनेशिया, इन सब को हमने कंसीडर करना चाहिए कि इन सब से ये डिफरेंट है ना। डिसोसिएटिव फटीग भी आ जाता है, फुज आ जाता है, फुज भी हमें देखना होता है। बट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को भी हम कंसीडर करते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में पर्सन जो है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट में चला जाता है, लाइक कि उसमें इंसान को कुछ करने का दिल नहीं करता, लॉस ऑफ प्लेयर होता है। अब उसमें ये भी होता है कि इंसान या तो बहुत ज़्यादा सोना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है। और डिप्रेसिव स्टेट्स में कभी अक्सर ये भी होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा पैथेटिक फील करता है ना, तो वो मैनिक की तरफ जाता है, मैनिक होने शुरू कर देता है। तो ये भी हमें देखना है कि वो कहीं बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में ये चीज़ होती है। अब इंसान मैनिक हो जाता है, मैनिक के बाद उसकी एक स्टेट आती है डिप्रेसिव स्टेट, एक हाइपोमैनिक स्टेट भी आती है। तो इन 3 स्टेट्स में इंसान की जो हैं एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी एक्टिविटीज़ चेंज होने की वजह से, उसके इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से हमें लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है, लेकिन वो पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो रही, उसकी बस एक्टिविटीज़ चेंज होंगी, उसकी जो हैबिट्स चेंज होंगी। तो यही बस उसके एक्शंस चेंज होंगे। उसके बाद है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी बहुत है। इनके साथ हम ऐसे करेंगे क्योंकि अगर हमारे ट्रॉमा की वजह से पर्सनालिटी स्प्लिट हो सकती है, चाइल्डहुड अब्यूज़, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे इंसिडेंट्स जिसका इंसान बहुत अपने ज़हन में ले ले, तो स्प्लिट पर्सनालिटी होगी। लेकिन
ये चीज़ नहीं है कि वो उस चीज़ को याद कर के मतलब कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ये है कि अब आपको वो चीज़ याद है और वो आपको बार बार वो चीज़ नाइटमेयर्स आ रही हैं उस चीज़ के एल्यूजन्स हो रही हैं, आपको मुसलसल उस चीज़ का एक डर आपके अंदर बैठ गया है। ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, एल्यूजन्स नहीं होंगे और ये सब कुछ नहीं होगा। इल्यूजन्स होना अलग चीज़ है और एक स्प्लिट पर्सनैलिटी होना वो अलग चीज़ है। डिल्यूजन्स होना अलग चीज़ है। इसी तरह जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें डिल्यूजन्स होती हैं, तो डिल्यूजन्स होना अलग चीज़ है। कन्वर्जन कह रही हूँ, शिज़ोफ्रेनिया में वो इंसान कहते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ ने ये कहा, मुझे फ़लाँ बंदे ने ये कहा। अब दो पर्सनैलिटीज़ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, दो पर्सनैलिटीज़ आपस में बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अब अक्सर होता है एक पर्सनैलिटी को अक्सर सेकंड पर्सनैलिटी जो उस इंसान की जनरेट हुई होती है फेक पर्सनैलिटी, उसको फर्स्ट पर्सनैलिटी को पता होता है, लेकिन अक्सर से बेशतर फर्स्ट पर्सनैलिटी को सेकंड पर्सनैलिटी का नहीं पता होता। अक्सर पता भी होता है, अक्सर से बेशतर नहीं भी पता होता। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर में उसको ये लगता है कि उसका ब्रेन कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो इसको बाकी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से भी हम करते हैं डिफ्रेंशिएट, और इससे भी हम करेंगे क्योंकि बाकी भी इसमें सिम्टम्स हैं। हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाती है, तो उससे भी हम डायग्नोस करेंगे कि उसमें शिज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव इमोशंस और ये सब कुछ दूसरी तरह से होता है। और स्प्लिट पर्सनैलिटी में एक बिल्कुल ही शख्सियत ही बदल जाना वो अलग चीज़ है, उसमें नाम भी वो बदलेगा, सारा कुछ बदलेगा। शिज़ोफ्रेनिया में उसकी सेंस ऑफ सेल्फ कायम होगी। इसी तरह ये बाकी डिप्रेसिव डिसऑर्डर में उसकी सेंस ऑफ सेल्फ कायम होगी। बाइपोलर में उसकी सेंस ऑफ सेल्फ जो सी है, क्योंकि बाइपोलर में क्या होता है कि उसकी सेल्फ इस्टीम बहुत ऊपर को जाती है, ठीक है, एक्सट्रीम हो जाती है, तो इसलिए उसकी सेंस ऑफ सेल्फ भी एक्सट्रीम पे जाएगी। लेकिन वो अपने आप को पहचानता होगा, अपनी एक पहचान उसके पास होगी। जब वो अपनी पहचान बदलना शुरू कर देगा तब वो हम देखेंगे पहचान अगर वो बदल रहा है, क्या उसके बिहेवियर्स बदल रहे हैं। उसके बिहेवियर्स बदल रहे हैं तो क्या उसकी सोच, उसकी परसेप्शन, उसके इमोशंस, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी एग्रेसिव पर्सनैलिटी जनरेट करे, किस तरह की पर्सनैलिटी जनरेट करे, और फिर वो दोबारा कैसे हो जाता है, क्या नॉर्मल उसके बाद हो रहा है, तब हम इसको डायग्नोस करेंगे। उसके बाद शेज़र डिसऑर्डर में जैसे आपको पता है कि उसमें इंसान को एक धोरा सा पड़ता है जो कि 5 सेकंड से 1 आवर तक का होता है, और इसमें मोटर कोऑर्डिनेशन ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो ये चीज़ है। जबकि हमारे पास डिसोसिएटिव जो है उसमें अल्टरिन मेमोरी, अल्टरिन मोटर कंट्रोल, अल्टरिन बिहेवियर, अल्टरिन कॉन्सेप्ट्स, कॉग्निशन, थिंकिंग, कॉग्निशन में थिंकिंग आ जाती है, लेकिन मेमोरी और ईच एंड एवरीथिंग परसेप्शन भी उसकी चेंज हो जाती है। और कन्वर्जन डिसऑर्डर में इंसान का कुछ देर के लिए उसको ऐसा पैरालिसिस फील होता है, या फिर कोई भी ऐसी जो उससे मर्ज़ है उसको स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए फील होता है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी नहीं चेंज होती, ठीक है। और कॉमॉर्बिडिटी में अगर हम देखें तो ये कॉमॉर्बिड करता है डिसोसिएटिव। मैनी इंडिविजुअल्स विद डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर प्रेजेंट विद अ कॉमॉर्बिड डिसऑर्डर के साथ ये बहुत से कॉमॉर्बिड डिसऑर्डर्स के साथ भी शो होता है। लाइक डिसोसिएटिव जो है वो इफ़ नॉट एक्सेसली एंड ट्रीटेड स्पेसिफिकली फॉर द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, दीज इंडिविजुअल ऑफन रिसीव प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट फॉर द कॉमॉर्बिड डायग्नोसिस ओनली। अब इसकी एक और चीज़ भी है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और एक बहुत लंबे एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उसमें हिप्नोसिस भी होती हैं, उसमें कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसिव और एंटी एंजाइटल। वो इस वजह से कि कहीं इस तरह के इमोशंस पुल ना हो जिनकी वजह से सेकंड जो सी पर्सनैलिटी वो ज़्यादा एक्टिव आए, तो उसको वीक करना होता है। और हिप्नोसिस के ज़रिए हम उसकी पर्सनैलिटी की कोग्निशन को वीक करती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो सी सेकंड पर्सनैलिटी है वो परमानेंटली इरेज हो सके। लेकिन बहुत से चांसेस होते हैं कि लाइफ में ऐसे दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसकी वजह से उसकी वो पर्सनैलिटी वापस आ जाए, ठीक है। इंडिविजुअल विद डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यूजुअली एग्जिबिट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमॉर्बिड डिसऑर्डर्स, लाइक के पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के साथ भी ये आ सकती है। और भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके साथ ये कॉमॉर्बिड करके भी वापस आती है, लाइक ईटिंग हैबिट्स के साथ ये कॉमॉर्बिड कर सकती है, स्लीप वेक डिसऑर्डर या स्लीप ब्रीथ डिसऑर्डर्स के साथ, नाइटमेयर डिसऑर्डर, इस तरह के डिसऑर्डर्स के साथ भी ये कॉमॉर्बिड कर सकती है। तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके साथ ये कॉमॉर्बिड करती है, सेक्सुअल भी हो सकते हैं वो, और वो लोग सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर योर काइंड सपोर्ट। आपका एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। सो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। टेक केयर।